कविताओं के रसास्वादन का मैं अनुरोध करूंगा। श्री शिवाकांत कमलाकांत जी से कृपया अटल जी की कविताओं का रसास्वादन कराएं। श्री कमलाकांत जी। कंठ कंठ में एक राग है, कंठ कंठ में एक राग है, कंठ कंठ में एक राग है, कंठ कंठ में एक राग है। माँ के सभी सपूत गूंजते ज्वलित हृदय की माला, हिंदू कुश से महासिंधु तक जागे संगठन ज्वाला। हृदय हृदय में एक आग है, कंठ कंठ में एक राग है। एक ध्येय है, एक स्वप्न है, लौटाना माँ का सुख सुहाग है। कंठ कंठ में एक नाद है, कंठ कंठ में एक राग है। विपदाएं आती हैं आए, हम न रुकेंगे, हम न रुकेंगे। आघातों की चिंता क्या है, हम न झुकेंगे, हम न झुकेंगे। सागर को किसने बांधा है, तूफानों को किसने रोका। पापों की लंका ना रहेगी, यह 49 पवन का धोखा। आंधी लघु लघु दीप बुझाती, पर धधकाती है दावानल। कोटि कोटि हृदयों की ज्वाला, कौन बुझाएगा किसमें बल। कंठ कंठ में एक राग है, कंठ कंठ में एक राग है। प्रलय घरों का वृक्ष चीर कर, अंधकार को चूर चूर कर, ज्वलित चुनौती सा चमका है। प्राची के पट पर शुभ दिन कर, सत्य सूर्य के प्रखर ताप से चमगादड़ उल्लूक छिपते। थक कुल के क्रंदन को सुनकर, किरण बाण क्या रुक सकते हैं। शुद्ध हृदय की ज्वाला से विश्वास दीप निष्काम जलाकर, कोटि कोटि पद बढ़े जा रहे। तिल तिल जीवन गला गला कर, कंठ कंठ में एक राग है, कंठ कंठ में एक राग है। जब तक ध्येय न पूरा होगा, तब तक पद की गति न रुकेगी। आज कहे चाहे कुछ दुनिया, कल को बिना झुके ना रहे।
तो आइए एक और गीत है, गीत नया गाता हूं। गीत नया गाता हूं, 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 गीत नया गाता हूं। टूटे हुए तारों से टूटे बसंती स्वर, टूटे हुए तारों से टूटे बसंती स्वर, पत्थर की छाती में उग आया नव अंकुर, पत्थर की छाती में उग आया नव अंकुर। ढले सब पीले पात, कोयल की कुहकराहट, ढले सब पीले पात, कोयल की कुहकराहट, प्राची में अरुणिम की रेख रेख पाता हूँ। गीत नया गाता हूँ, गीत नया गाता हूँ, गीत नया गाता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद कमलाकांत जी, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। और जोरदार तालियों के साथ कलाकार का हौसला अफजाई करें। मित्रों, मात्र 26 वर्ष की आयु में भारतीय संसद में प्रवेश करने वाले हमारे माननीय मुख्यमंत्री महोदय श्री योगी आदित्यनाथ जी का श्रद्धेय अटल जी के साथ लंबा सानिध्य रहा है और उन्होंने बार बार विभिन्न रूपों में श्रद्धेय अटल जी के प्रति अपनी भावपूर्ण श्रद्धांजलि अर्पित की है। वो चाहे लोक भवन में श्रद्धेय अटल जी की प्रतिमा लगाने की बात हो या फिर उनके मार्गदर्शन में प्रदेश में चल रही अटल आवासीय विद्यालय की संकल्पना। क्या है ये अटल आवासीय विद्यालय? आइए देखते हैं इस पर छोटी सी फिल्म। सवेरा हो गया है, चिड़ियां घोंसलों से निकल रही हैं, स्कूल की घंटी बज गई है, बच्चे सब स्कूल जा रहे हैं, हम भी तैयार हैं, स्कूल चले हम, मिलकर स्कूल चले हम। परम श्रद्धेय पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी जी के सपने को साकार करने के लिए यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की प्रेरणा से माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में अटल आवासीय विद्यालय की परिकल्पना साकार हो रही है। श्रमिकों के बच्चे अब क्वालिटी एजुकेशन से जुड़ेंगे, अपना भविष्य संवारेंगे, साथ ही देश प्रदेश के विकास में योगदान देंगे। एक शहर से अन्य शहरों का रुख करने वाले श्रमिकों के बच्चों की शिक्षा अब प्रभावित नहीं होगी। अब इन बच्चों का स्कूल जाना नहीं छूटेगा। माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी का मानना है कि विद्या धन सभी धनों में सर्वश्रेष्ठ धन होता है और शिक्षा पर सभी का समान अधिकार है। आजादी के बाद उत्तर प्रदेश में पहली बार कर्मयोगी सरकार ने श्रमिकों के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा की सौगात दी है। इन बच्चों को शिक्षित करने की जिम्मेदारी स्वयं उठाई है। जो श्रमिक काना बदोश की तरह घूमता है, आज लखनऊ में है, अगले दिन अयोध्या में, चौथे महीने वहां से गोरखपुर चला गया, फिर 8वें महीने काशी चला गया, काम कर रहे हैं, काम पूरा हुआ, फिर वो अगले यात्रा पे निकल पड़ता था और उसके कारण उसके बच्चे नहीं पढ़ पाते थे। अब सरकार ने तय किया है ये निर्माण का कार्य करेंगे और बच्चों को स्कूलों में पढ़ाने का कार्य सरकार करेगी। अटल आवासीय विद्यालय पूरे प्रदेश के अंदर सीधे स्थापित किए जा रहे हैं। राज्य के सभी 18 मंडलों में स्थापित अटल आवासीय विद्यालयों में कक्षा 6 से 12 तक निःशुल्क शिक्षा मिलेगी। प्रवेश की पारदर्शी व्यवस्था में ऐसे बच्चे भी शामिल किए जाएंगे जिनके माता पिता या अभिभावक नहीं हैं। गुणवत्ता युक्त शिक्षा के साथ ही हॉस्टल, भोजन एवं प्रशिक्षण से श्रमिकों के बच्चों का सर्वांगीण विकास सुनिश्चित होगा। इन विद्यालयों में 1 करोड़ निर्माण श्रमिकों के बच्चों को शारीरिक और तकनीक शिक्षा मिलेगी। नई शिक्षा नीति का समावेश एवं भारतीय संस्कृति और सभ्यता को प्राथमिकता पर पाठ्य सामग्री में शामिल किया गया है। सुशासन का उदाहरण यह विद्यालय श्रमिकों के बच्चों के सपनों को नई उड़ान देंगे। यह बच्चे संस्कारवान व ऊर्जावान बनेंगे। सबको शिक्षा का समान अधिकार। प्रतिबद्ध है डबल इंजन की सरकार।
ये है अटल आवासीय विद्यालय। मित्रों, लगभग 50 वर्षों की सक्रिय राजनीतिक पारी खेलने वाले अटल जी ने देश में पत्रकार से लेकर प्रधानमंत्री तक अनेक भूमिकाएं निभाई हैं। कवि हृदय श्रद्धेय अटल जी को श्रद्धांजलि स्वरूप अब आपके समक्ष आ रहे हैं नई दिल्ली से पधारे पद्मश्री गजेंद्र सोलंकी, जो अटल जी की कविताओं का काव्य पाठ करेंगे। श्री गजेंद्र सोलंकी। उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय राजऋषि योगी आदित्यनाथ जी, उनकी पावन उपस्थिति को प्रणाम करता हूं। मंचासीन हमारे उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक जी, केशव प्रसाद मौर्य जी और अन्य सभी महानुभाव और इस सभागार में उपस्थित राष्ट्रभक्त श्रोताओं, आप सभी का अभिनंदन करता हूं, वंदन करता हूं और भारत रत्न पंडित अटल बिहारी वाजपेयी जी की पावन स्मृतियों को भी नमन करता हूं। मैं एक स्पष्ट करना चाहता हूं, मैं पद्मश्री नहीं हूं। आप लोगों की तालियां, आप लोगों का प्यार, स्नेह, उससे जो कुछ भी प्राप्त होता है वही मेरे लिए सौगात है। मैं एक गीत रखना चाहता हूं। श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी का व्यक्तित्व एक महामना, एक महामानव की तरह हम देखते हैं। विराट व्यक्तित्व और विराट सोच, अजातशत्रु उनको कहा जाता है। वे आर्यावर्त के अतीत के गौरव को देखते थे, समझते थे और जब पूजन कर परमाणु शक्ति का उन्होंने पूरे विश्व को एक संदेश दिया, तो मैंने कुछ यूं लिखा था कि पूजन कर परमाणु शक्ति का निज पौरुष का ज्ञान कराया, राष्ट्र संघ के दिव्य मंच से हिंदी का सम्मान बढ़ाया और प्रतिबंधों से हमें डराते बनकर जो दुनिया के दादा, अटल इरादे लक्ष्य अटल है, हमने यह जग को समझाया। अटल इरादे लक्ष्य अटल है, हमने यह जग को समझाया और चिर साधक हम संस्कारों के, हम ही चिर गौरव अधिकारी। आशाओं के दीप जलाता भारत माँ का एक पुजारी, आशाओं के दीप जलाता भारत माँ का एक पुजारी। और एक गीत रखना चाहता हूं श्रद्धेय अटल जी को समर्पित करते हुए, क्योंकि कविताओं का पाठ तो संगीत के साथ हो चुका है। मैंने एक गीत लिखा, वो समर्पित करता हूं। माननीय हमारे स्वतंत्र देव सिंह जी भी हमारे मंच पर विराजमान हैं। वे अटल थे, अटल ही जिए वे सदा, वे अटल थे, अटल ही जिए वे सदा। मृत्यु का भी वरण हो अटल ही किया, बांटते ही रहे वे सुधा उम्र भर, बांटते ही रहे वे सुधा उम्र भर। और शिव बन के जीवन गरल पी लिया, वे अटल थे, अटल ही जिए वे सदा। राजनीति की फिसलन भरी राह पर, राजनीति की फिसलन भरी राह पर, राज ऋषियों के समूह पग बढ़ाते रहे। राजनीति की वे सियासत की फिसलन भरी राह पर, राज ऋषियों के समूह पग बढ़ाते रहे। राज ऋषियों के समूह पग बढ़ाते रहे। राष्ट्र की चेतना की अमर आग को, राष्ट्र की चेतना की अमर आग को प्रज्वलित आत्मलौ से जलाते रहे, प्रज्वलित आत्मलौ कर जलाते रहे। राष्ट्र को ही समर्पित हर एक सांस थी, राष्ट्र को ही समर्पित हर एक सांस थी। साधना का सफर बिन थके तय किया, बांटते ही रहे वे सुधा उम्र। आप मेरे साथ आ सकते हैं अगर चाहें। बांटते ही रहे वे सुधा उम्र भर। इस जमी पे सितारे बिछाने के हित, इस जमी पे सितारे बिछाने के हित, भावना का खुला आसमां हो गए। मातृभू पे सितारे बिछाने के हित, भावना का खुला आसमां हो गए। उनसे जो भी मिले सबको अपने लगे। अजातशत्रु की भावना, 23 दलों को लेकर सरकार बनाने, ये सामान्य व्यक्तित्व का काम नहीं था। उनसे जो भी मिले सबको अपने लगे, अपनेपन की अमर दास्ता हो गए, अपनेपन की अमर दास्ता हो गए।
प्रेम बन के सदा धड़कनों में जिए, प्रेम बन के सदा धड़कनों में रहे, जिंदगी भर सभी को दिया ही दिया, बांटते ही रहे वे सुधा उम्र भर, बांटते ही रहे वे सुधा उम्र भर। और शिव बन के जीवन गरल पी लिया, वे अटल थे अटल ही जिए वे सदा, वे अटल थे अटल। और जीवन में हम सभी जानते हैं मानव सभ्यता का इतिहास है कि शक्ति का सिद्धांत काम करता है। जब हमारे पूर्वज शक्तिशाली थे तो कैस्पियन सागर से लेकर बृहत्तर भारत तक आर्यवर्त का एक शत्रु साम्राज्य हुआ करता था, और उसके बाद धीरे धीरे कहीं ना कहीं बढ़ता चला गया वो आर्यवर्त। और वर्तमान में भी जो हमारा लोकतंत्र है, भारतवर्ष है, उस पर कहीं दिखाई देती हैं साजिशें। तब मैं कहना चाहता हूं कि वीर भोगते हैं वसुधा के वैभवों को सदा, शक्तिहीन दीनहीन जीवन बिताते हैं, और शस्त्र का संधान शक्ति का सदा रहा विधान। पृष्ठ इतिहास वाले यही बतलाते हैं, दानव दलन हेतु शस्त्र देवियों ने धारे, देवताओं के भी घर शस्त्र ही सुहाते हैं। आ गया समय तो श्याम छोड़ अश्व की लगाम, युद्ध हेतु ललकार चक्र भी उठाते हैं, युद्ध हेतु ललकार चक्र भी उठाते हैं। और कितने दधीचियों ने अस्थियों का दिया दान। राष्ट्रवाद का जो ये सूर्य उदित हो रहा है, अंतिम पंक्तियां समर्पित करता हूं कि कितने दधीचियों ने अस्थियों का दिया दान, साधना की जिनका ये मिला, कितने ही दिनकर उदित हुए हैं यहाँ, अंधेरों पे जिनका ये विजय अभियान है। तो जीत रहा घनघोर तिमिर से उजियार, नवयुगी दिवाकरों की ये दिव्यशान है, और राष्ट्रवादी शक्तियों के दिव्य कर कमलों में मातु भारती की आन बान और शान है, मातु भारती की आन बान और शान है। मेरे साथ एक बार बोलेंगे, बोलो भारत माता की। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद गजेंद्र सोलंकी जी। गजेंद्र जी के लिए जोरदार तालियां होनी चाहिए मित्रों। बटेश्वर, ग्वालियर, कानपुर के रास्ते लखनऊ पधारे अटल जी का लखनऊ से बहुत गहरा नाता रिश्ता रहा। 1947 से लेकर 1950 के बीच राष्ट्र, धर्म और पांचजन्य के संपादक मंडल में भी रहे श्रद्धेय अटल जी। अब मैं उस व्यक्ति को आवाज दे रहा हूं, उस जननायक को आवाज दे रहा हूं जिनका अटल जी के साथ बहुत गहरा नाता और रिश्ता रहा है, जो अटल जी की याद में स्वयं एक बहुत बड़ा कार्यक्रम करते हैं। हमारे प्रदेश के उप मुख्यमंत्री श्री ब्रजेश पाठक जी, जिन्होंने कल कन्वेंशन सेंटर में अटल जी की याद में एक बहुत बड़ा कार्यक्रम किया, उनको उनके उद्बोधन के लिए आमंत्रित करता हूं। बहुत हल्की तालियां बजाई हैं आपने, जोरदार भी बजा सकते हैं। भारत रत्न श्रद्धेय पंडित अटल बिहारी वाजपेयी जी की जयंती के सुशासन दिवस के शुभ अवसर पर आयोजित इस भव्य एवं गरिमामय समारोह में हमारे बीच में मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित हैं उत्तर प्रदेश के यशस्वी लोकप्रिय आदरणीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी, भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता जल शक्ति मंत्री आदरणीय स्वतंत्र देव सिंह जी, भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के उपाध्यक्ष आदरणीय ब्रज बहादुर जी, लखनऊ की यशस्वी मेयर आदरणीय संयुक्ता भाटिया जी, उत्तर प्रदेश सरकार के मुख्य सचिव आदरणीय दुर्गा शंकर मिश्रा जी, माननीय सदस्य विधान परिषद मुकेश शर्मा जी, माननीय विधायक आदरणीय योगेश शुक्ला जी, माननीय सदस्य विधान परिषद आदरणीय गोविंद नारायण शुक्ला जी, आदरणीय मुकेश मेश्राम जी, आदरणीय हेमंत राव जी, सदस्य विधान परिषद आदरणीय उमेश द्विवेदी जी, उपस्थित सभी भाइयों तथा बहनों पत्रकार मित्रों, श्रद्धेय अटल जी की हम जयंती को बड़े धूमधाम के साथ कल से ही मना रहे हैं। जैसा कि अभी पूर्व वक्ता कर रहे थे, श्रद्धेय अटल जी कोई साधारण मानव बनकर के हमारे बीच में नहीं आए थे, वो एक महामानव के रूप में अवतरित हुए थे। उन्होंने देश को एक ऐसी दिशा दी जिसको आगे बढ़ाते हुए आज भारत माता दुनिया के पैमाने पर अपना खोया हुआ विश्व गुरु का दर्जा पाने के लिए बहुत तेजी के साथ आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की अगुवाई में बढ़ रहे हैं। हम सब अटल जी ने जनसंघ की स्थापना काल से लेकर आज तक जब भी उनकी बातों को हम सुनते हैं, उनकी किताबों को पढ़ते हैं, उनकी पुस्तकों को पढ़ते हैं, उनकी जीवन शैली को पढ़ते हैं, तो महसूस होता है उनके जीवन का एक एक सांस, एक एक हिस्सा भारत माता के प्रति किस ढंग से समर्पित था। उत्तर प्रदेश के आगरा से, बटेश्वर से जन्म लेकर के ग्वालियर में अपने पिताजी के साथ रहने के उपरांत
जिस ढंग से उत्तर प्रदेश में पुनः वो पढ़ने के लिए आए और उसके बाद देश दुनिया के पटल पर छा गए। मैं कह सकता हूं आजाद भारत के बाद यदि कोई नेता जो दुनिया के पैमाने पर चर्चित हुआ वो आदरणीय पूर्व प्रधानमंत्री आदरणीय अटल बिहारी वाजपेयी जी थे, जिन्होंने हिंदी को और भारत माता को दुनिया के उस प्लेटफॉर्म पर पहुंचाने का काम किया जहां उस समय कोई सोच नहीं सकता था, क्योंकि उस समय कांग्रेस की सरकार थी। श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी को उत्तर प्रदेश के 25 करोड़ लोगों की तरफ से मैं श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं और उत्तर प्रदेश के अपने सभी भाइयों बहनों से कहना चाहता हूं, श्रद्धेय अटल जी के बताए हुए रास्ते पर हम चल करके प्रदेश को, देश को एक ऐसा माहौल दे सकते हैं जहां आपसी भाईचारा है, वैमनस्यता का कहीं कोई योगदान नहीं है और एक ऐसी परिपाटी को जन्म देना है जहां विद्वेष की भावना ही नहीं है। श्रद्धेय अटल जी को हमने पार्लियामेंट में काम करते देखा है। 2004 में मैं चुनकर के जब गया तो श्रद्धेय अटल जी लखनऊ से चुनकर के गए थे, मैं उन्नाव से चुनकर के गया था। श्रद्धेय अटल जी को मैंने पास से देखा है। उनको सुनने के लिए हम लोग विश्वविद्यालय छात्र संघ अध्यक्ष होने के नाते श्रद्धेय अटल जी जब लखनऊ के बेगम हजरत पार्क में आते थे, मैंने विपक्षी दलों के लोगों को, इवन कम्युनिस्ट पार्टी के लोगों को भी हमने कम्बल ओढ़ करके श्रद्धेय अटल जी की स्पीच को सुनने के लिए आते हुए देखा है, रिक्शे पर बैठ कर सुनते हुए देखा है। श्रद्धेय अटल जी एकमात्र ऐसे नेता थे, मैं कह सकता हूं उस समय, जिनके लिए कभी भीड़ को बुलाने के लिए गाड़ियां नहीं लगानी पड़ती थी। श्रद्धेय अटल जी एक रिक्शे पर लखनऊ में सिर्फ प्रचार होता था, पतंगी कागज पर पर्चा बन जाता था श्रद्धेय अटल जी की जनसभा है, तो अचानक सभा के समय ही अगर 4 बजे सभा है तो 3:45 बजे एकदम खचाखच मैदान भर जाता था और कोई कुर्सी और टेंट की आवश्यकता नहीं पड़ती थी। एक माइक होता था, अटल जी बोलते चले जाते थे और तालियों का अंबार आसमान की ओर रहता था। ऐसे महामानव श्रद्धेय अटल जी को मैं उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से, उत्तर प्रदेश के 25 करोड़ लोगों की तरफ से श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं, नमन करता हूं और आपको भरोसा दिलाता हूं, श्रद्धेय अटल जी ने जो लाइन हमें दी है उस लाइन को आपके सहयोग से मैं लगातार आगे बढ़ाता रहूंगा। माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी की अगुवाई में हम सब प्रदेश के चतुर्मुखी विकास के लिए लगे हैं। अभी ग्लोबल इन्वेस्टर समिट फरवरी माह में होने वाला है। दुनिया के पैमाने पर जहां जहां हमारी टीमें गई थी माननीय मंत्रियों के नेतृत्व में, मैं कह सकता हूं कि दुनिया के दूसरे देश उत्तर प्रदेश के बारे में कितना जानते हैं, कितना उत्सुक है। सबको पता है कि उत्तर प्रदेश बदलता हुआ उत्तर प्रदेश है, तेजी के साथ आगे बढ़ता हुआ उत्तर प्रदेश है। अब उत्तर प्रदेश वो राज्य नहीं है जो राज्य बीमारू राज्य कहा जाता था, गुंडे बदमाशों की जागीर का राज्य कहा जा सकता है। आज उत्तर प्रदेश कानून का राज्य स्थापित करने वाला राज्य है और देश और दुनिया के पैमाने पर आर्थिक मोर्चे पर शीघ्र ही नंबर 1 आने वाला राज्य है। हम सब जानते हैं कि उत्तर प्रदेश में जब हम लोग ब्राजील गए, ब्राजील में हमने बताया कि उत्तर प्रदेश चीनी उत्पादन में नंबर 1 पर है, गेहूं उत्पादन में नंबर 1 पर है, हम दुग्ध उत्पादन में नंबर 1 पर भारत में है। तो लोगों ने कहा कि हम तो मैकेनिक्स ढंग से नंबर 1 पर है, आप मैनुअली कैसे हो? तो हमने कहा यह उत्तर प्रदेश के लोगों की पसीने की बदौलत, ताकत की बदौलत, मेहनत की बदौलत आज उत्तर प्रदेश नंबर 1 पर है। जब टेक्नोलॉजी दुनिया की हम मैकेनिकल टेक्नोलॉजी अपनाएंगे, हम दुनिया में नंबर 1 पर होंगे। ऐसा भरोसा उत्तर प्रदेश की ताकत की बदौलत मैं कह सकता हूं। बहुत अधिक समय न लेते हुए मैं आप सबका आभार प्रकट करूंगा और श्रद्धेय अटल जी के प्रति पुनः मैं श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय उप मुख्यमंत्री महोदय। सुशासन के संवाहक कवि हृदय अटल जी के व्यक्तित्व के अनेक आयाम हैं मित्रों। वर्ष 1924 में जन्मे अटल जी का 2 वर्ष बाद 2024 में हम सब जन्म शताब्दी समारोह मना रहे होंगे। अब ऐसे स्वप्न दृष्टा पर आधारित एक लघु फिल्म देखने का समय है, तो आइए देखते हैं अटल जी पर आधारित ये लघु फिल्म। गीत मैं गाता हूँ टूटे हुए तारों से टूटे वासंती स्वर, पत्थर की छाती में उगाया नव अंकुर, झरे सब पीले पात कोयल की कोक रात, प्राची में अरुणिमा की रेख एक पाता हूँ। टूटे हुए सपने की सुने कौन सिसकी, अंतर को चीर व्यथा पलकों पर ठिठकी, हार नहीं मानूंगा रार नहीं ठानूंगा, काल के कपाल पर लिखता जाता हूँ गीत नया साथ। भारत माँ के सच्चे सपूत, राष्ट्र पुरुष, राष्ट्र मार्गदर्शक, सच्चे देशभक्त, पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी जी सही मायने में भारत रत्न थे।
वे एक महान कवि, जुझारू पत्रकार और राजनेता के साथ साथ सहज व्यक्तित्व वाली शख्सियत थे। राजनीति को मूल्यों और आदर्शों के साथ जोड़ने, भारत के बुनियादी ढांचागत विकास की आधारशिला रखने का श्रेय सरदेव अटल जी को है। राजनीति में समन्वय और राजनीतिक स्थिरता, यह सरदेव अटल जी ने भारतीय राजनीति को दी है। उत्तर प्रदेश सरदेव अटल जी की जन्मभूमि और कर्मभूमि रही है। उत्तर प्रदेश का बच्चा बच्चा अटल जी पर गौरव की अनुभूति करता है। देश के 3 बार प्रधानमंत्री रह चुके अटल बिहारी वाजपेयी जी को सांस्कृतिक समभाव, उदारवाद, तर्क संगतता के लिए भी हमेशा याद किया जाएगा। पार्टी छोड़कर सत्ता के लिए नया गठबंधन कर, अगर सत्ता हाथ में आती है तो मैं ऐसी सत्ता को चीमटे से भी छूना पसंद करूंगा। देश को और अधिक ऊंचाइयों तक ले जाने की उनकी प्रतिबद्धता और पोखरण में परमाणु परीक्षण करके भारत को परमाणु शक्ति संपन्न राष्ट्र बनाने का मार्ग प्रशस्त किया। उत्तर प्रदेश उनकी पैतृक भूमि और कर्म भूमि रही। उन्होंने भारतीय राजनीति में मूल्यों और आदर्शों को जोड़ने का काम किया। भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी जी के विराट व्यक्तित्व की याद में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने हर साल उनकी जयंती 25 दिसंबर को सुशासन दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की थी। साथियों, अटल जी कहते थे कि जीवन को टुकड़ों में नहीं देखा जा सकता, उसको समग्रता में देखना है। ये बात सरकार के लिए भी उतनी ही सत्य है और गुड गवर्नेंस के लिए भी, सुशासन के लिए भी यही उपयुक्त मानदंड है। राष्ट्र के पटल पर श्रद्धेय अटल का योगदान सदैव अटल रहेगा। आजीवन अविवाहित रहने वाले भारतीय राजनीति के अजात शत्रु, स्वप्न दृष्टा अटल बिहारी वाजपेयी ने जन कल्याण के अनेक कार्य किए। मित्रों, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, 5, 10 और 15 रुपए रोज पर गरीबों को मकान, किसान क्रेडिट कार्ड, स्वर्णिम चतुर्भुज, चौड़ी सड़कें और न जाने क्या क्या। उनके द्वारा प्रारंभ किए गए सुशासन को जन जन तक पहुंचाने का महती कार्य कर रही है प्रदेश की वर्तमान सरकार। माननीय मुख्यमंत्री महोदय के मार्गदर्शन में हार नहीं मानूंगा, रार नहीं ठानूंगा, काल के कपाल पर लिखता मिटाता हूं, गीत नया गाता हूं। अब मैं माननीय मुख्यमंत्री महोदय को उनके आशीर्वचन के लिए आमंत्रित करता हूं। मित्रों, कृपया करतल ध्वनि के साथ स्वागत करें माननीय मुख्यमंत्री महोदय का। और उनके उद्बोधन के पश्चात आज 11 बजे प्रधानमंत्री की मन की बात कार्यक्रम का यही हम और आप बैठकर एक साथ उसको सुनेंगे और गुनेंगे। माननीय मुख्यमंत्री महोदय। भारत माता के महान सपूत पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी की पावन जयंती कार्यक्रम में मंच पर उपस्थित प्रदेश सरकार में मेरे वरिष्ठ सहयोगी श्री ब्रजेश पाठक जी, प्रदेश शासन के जल शक्ति मंत्री श्री स्वतंत्र देव सिंह जी, लखनऊ की महापौर श्रीमती संयुक्ता भाटिया जी, लोकप्रिय विधायक श्री योगेश शुक्ला जी, विधान परिषद के माननीय सदस्यगण श्री मुकेश शर्मा जी, श्री गोविंद नारायण शुक्ल जी,
श्री उमेश द्विवेदी जी, प्रदेश के मुख्य सचिव श्री दुर्गाशंकर मिश्र जी, अपर मुख्य सचिव सचिवालय प्रशासन श्री हेमंत राव जी, प्रमुख सचिव संस्कृति एवं पर्यटन श्री मुकेश कुमार विश्राम जी, आज के इस पावन दिवस पर उपस्थित सभी माननीय जनप्रतिनिधिगण, उपस्थित भाइयों बहनों, आज सरदेव अटल जी की पावन जयंती है। पूरा देश अटल जी की इस पावन जयंती को सुशासन दिवस के रूप में आयोजित करता है। मैं इस अवसर पर भारत माता के इस महान सपूत को देश के लिए उनकी सेवाओं के लिए स्मरण करते हुए प्रदेशवासियों की ओर से कोटि कोटि नमन करता हूं। आज का दिन महान शिक्षाविद, समाजसेवी पंडित मदन मोहन मालवीय जी की भी पावन जयंती का दिन भी है। मैं इस अवसर पर भारत रत्न पंडित मदन मोहन मालवीय जी को प्रदेश शासन की ओर से, उत्तरवासियों की ओर से नमन करते हुए विनम्र श्रद्धांजलि भी अर्पित करता हूं। भाइयों बहनों, हम सब जानते हैं कि सरदेव अटल जी ने इस देश के सामने सार्वजनिक जीवन में या व्यक्तिगत जीवन में एक नागरिक को समाज के प्रति, अपने देश के प्रति क्या दायित्व हैं और सार्वजनिक जीवन में रहकर के भी व्यक्ति मूल्यों और आदर्शों की राजनीति कर सकता है, यह 6 दशक से के अपने उस सार्वजनिक जीवन के कालखंड में सरदेव अटल जी ने इस देश को अपने व्यक्तित्व और कृतित्व से उस प्रकार का जीवन जी करके एक नई प्रेरणा भी दी है। आज पूरा देश सरदेव अटल जी के प्रति अपार सम्मान और श्रद्धा का भाव व्यक्त करते हुए, उनकी सेवाओं का स्मरण करते हुए उन्हें अपनी श्रद्धांजलि अर्पित कर रहा है। हर व्यक्ति जानता है कि अटल जी एक कवि थे, एक लेखक भी थे, एक पत्रकार भी थे, एक संवेदनशील जनप्रतिनिधि भी थे और सरदेव अटल जी इस देश की विदेश नीति को वैश्विक मंच पर प्रभावी ढंग से रखने वाले एक प्रखर राजनेता भी थे। तो देश के नेतृत्वकर्ता के रूप में अस्थिरता के दौर से उभार करके भारत की राजनीति को स्थिरता, पारदर्शी और जवाबदेह कैसे बनाया जाना चाहिए, इसके प्रतीक पुरुष भी थे। प्रधानमंत्री के रूप में देश के सामने जो मानक सरदेव अटल जी ने रखे थे, चाहे वह गरीब कल्याण के हो, शासन प्रशासन की व्यवस्था की शुचिता और पारदर्शिता को लेकर के हो, या भारत को दुनिया की एक बड़ी ताकत के रूप में स्थापित करने की दृष्टि से भारत को परमाणु संपन्न बनाने और भारत के इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए, बुनियादी ढांचे के विकास के लिए किस प्रकार की कार्य योजना बननी चाहिए, 6 वर्ष के अपने यशस्वी कार्यकाल के दौरान सरदेव अटल जी ने इस देश के सामने उन मानकों को प्रभावी ढंग से रख करके भारत के 100 करोड़ से अधिक लोगों के जीवन में व्यापक परिवर्तन लाने का कार्य किया था।
हर व्यक्ति जानता है कि राजनीति में मूल्यों और आदर्शों को ध्यान में रखते हुए परस्पर समन्वय और संवाद की राजनीति को प्राथमिकता कर देते हुए अस्थिरता के दौर से गुजर रही भारत की राजनीति को स्थिरता में बदलने का कार्य प्रधानमंत्री के रूप में श्रद्धेय अटल जी ने इस देश को दिया था। और आज वही स्थिरता प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में भारत को दुनिया की एक बड़ी ताकत के रूप में उभार रहा है। भाइयों बहनों, इससे बड़े गौरव की बात क्या हो सकती है जब हम आजादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं। आजादी के अमृत महोत्सव के इस कालखंड में भारत की अर्थव्यवस्था उस ब्रिटेन की अर्थव्यवस्था से बढ़ी हुई है जिस ब्रिटेन ने हम पर 200 वर्षों तक शासन किया था। दुनिया के उन 20 देशों का जो दुनिया के बड़े विकसित देश हैं, जिनमें दुनिया की 75% मार्केट पर जिनका कब्जा है, 60% आबादी निवास करती है, दुनिया की कुल जीडीपी का 85% पर जिनका अधिकार है, उन देशों 20 G20 के उन देशों का नेतृत्व अगले 1 वर्ष तक प्रधानमंत्री मोदी जी कर रहे हैं। यह हर भारतवासी के लिए गौरव की बात होनी चाहिए। और स्वाभाविक रूप से इन सभी कार्यक्रमों के आधारशिला विगत 8 वर्ष के अंदर प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में हुए अनथक परिश्रम और उसकी आधारशिला 1998 से लेकर 2004 के बीच में श्रद्धेय अटल जी ने अपने शासन के माध्यम से जो कार्यक्रम आगे बढ़ाए थे, आज उसकी परिणति के रूप में हम भारत को मिल रहे इस गौरव के रूप में हम देख सकते हैं। आज के इस अवसर पर, जब सुशासन दिवस के अवसर पर श्रद्धेय अटल जी का स्मरण करने के लिए हम सब यहां पर उपस्थित हुए हैं, इस अवसर पर हम सब के लिए जानना बहुत आवश्यक है कि शासन की व्यवस्था का संवेदनशील होना यह सुशासन का ही लक्षण है। एक गरीब की सुनवाई, लोकतांत्रिक मूल्यों और आदर्शों का पालन करते हुए बिना भेदभाव के उसको शासन की सुविधा का लाभ मिल जाना, हर गरीब को मकान मिल जाना, हर गरीब के घर में शौचालय बन जाना, बिना भेदभाव के हर गरीब को रसोई गैस का कनेक्शन उपलब्ध हो जाना, कोरोना कालखंड में हर गरीब को फ्री में राशन की सौगात उपलब्ध हो जाना, ये सभी उस सुशासन के लक्षण हैं जिसका सपना श्रद्धेय अटल जी ने अपने सार्वजनिक जीवन के उस कालखंड में देखा था। आज साकार रूप में हम सबके सामने है। इस सदी की सबसे बड़ी महामारी कोरोना महामारी के विगत 3 वर्ष के इस कालखंड के दौरान हम सब ने इस चीज को महसूस किया है। याद करिए, जो बुजुर्ग लोग होंगे उनसे थोड़ा पूछिए, जब पिछली सदी के प्रारंभ में स्पेनिश फ्लू आया था, बीमारी से गांव के गांव साफ हो गए थे। दुनिया के अंदर करोड़ों लोगों की मौत हुई थी और बीमारी से जितनी मौतें नहीं हुई उससे कई गुना मौतें भूख से हुई थी। लेकिन कोरोना जैसी महामारी के दौरान सरकार की संवेदनशीलता और सुशासन का ही परिणाम है, प्रधानमंत्री मोदी जी पूरे देश को नेतृत्व दे रहे थे। पहली बार हुआ कि बीमारी के 9 महीने के अंदर बीमारी का वैक्सीन आ गया। पहली बार हुआ जब देश के अंदर 135 करोड़ लोगों के लिए फ्री में टेस्ट, फ्री में उपचार, फ्री में वैक्सीन, और वैक्सीन एक नहीं 2 वैक्सीन तो मात्र 9 महीने के अंदर आ गई, और इधर फिर से 2 नई वैक्सीन फ्री में उपलब्ध करवाने के लिए भी उपलब्ध करवा दिया गया। और पहली बार हुआ कि बीमारी के दौरान, महामारी के दौरान
80 करोड़ से अधिक लोगों को फ्री में राशन की सौगात मिली। ये सरकार की संवेदनशीलता का ही परिणाम है। और भाइयों बहनों, उस संवेदनशीलता के प्रतीक पुरुष अगर कोई एक महामानव था तो महामानव सदैव अटल बिहारी वाजपेयी थे, जिनकी प्रेरणा से ये सभी कार्यक्रम डबल इंजन की सरकार आज प्रभावी ढंग से आगे बढ़ाने का कार्य कर रही है। अटल जी ने सदैव मानवीय मूल्यों को प्राथमिकता दी और यही कारण था कि एक सर्वमान्य नेता के रूप में दुनिया के अंदर और देश के अंदर उनकी स्वीकार्यता थी। हर व्यक्ति बड़े सम्मान और बड़ी श्रद्धा के साथ सदैव अटल जी का स्मरण करता है, आज भी करता है। उस समय उन्हें सम्मान देता था। जब वैश्विक मंच पर भारत के सामने कोई संकट आता था, नेता प्रतिपक्ष के रूप में भी उन्हें तत्कालीन सरकारें वही सम्मान देती थी। भारत का नेतृत्व करने के लिए दुनिया में भेजते थे, या देश के संकट के समय पक्ष और विपक्ष के भेदभाव को समाप्त करते हुए वे सरकार के साथ खड़े होकर के हमेशा इस बात को कहते थे कि हमारी राजनीतिक प्रतिद्वंदिता हो सकती है, लेकिन जब देश का हित सामने आएगा तो हमें दल के हित से महत्वपूर्ण देश का हित हमारे लिए महत्वपूर्ण होगा। ये सदैव अटल जी ने ही कहा था। याद करिए 1971 के युद्ध में अटल जी ने उस समय विपक्षी दल के एक प्रमुख नेता के रूप में तत्कालीन कांग्रेस सरकार की नीतियों को देश के हित में समर्थन किया था। लेकिन वही कांग्रेस की सरकार जब निरंकुशता ढाने लग गई 1977 में, लोकतंत्र को बचाने के लिए उन्होंने जनता पार्टी में भारतीय जनसंघ के विलय करने में भी कोई संकोच नहीं किया था। यानी देश हित में दल हित को दरकिनार करते हुए उन्होंने देश के हित में हमेशा सर्वोच्च प्राथमिकता दी और केवल भारतीय जनता पार्टी ही कर सकती है। और ये कार्य सदैव अटल जी ने सदैव इसको प्राथमिकता देकर के आगे बढ़ाने का कार्य किया। यही कारण है कि हर दल का व्यक्ति बड़ी श्रद्धा और बड़े सम्मान के साथ सदैव अटल जी का न केवल सम्मान देता था बल्कि उनका सदैव स्मरण करता है। आज के इस अवसर पर, सुशासन दिवस के अवसर पर, हम सब पूरे प्रदेश भर में कार्यक्रम आयोजित कर रहे हैं। पूरे लखनऊ भर के जनप्रतिनिधिगण आज इस सदन में एकत्र हुए हैं। भाइयों बहनों, हम सबको इस बारे में ध्यान रखना होगा कि आप सभी अपने अपने स्तर पर एक बड़े क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करते हैं। कोई ग्राम पंचायत का, कोई क्षेत्र पंचायत का, कोई जिला पंचायत का, कोई विधानसभा का, कोई संसदीय क्षेत्र में, कोई महानगर स्तर पर, कोई जनपद स्तर पर प्रतिनिधित्व करते हुए लोगों को नेतृत्व देता है। नेतृत्व देते समय हम सबको इस बात का ध्यान जरूर रखना होगा कि हमारी योजनाओं का लाभ बिना भेदभाव के समाज के प्रत्येक तबके को प्राप्त हो। शासन की कार्य योजना व्यक्ति विशेष के लिए नहीं बनती है। जाति, मत, मजहब, क्षेत्र और भाषा से ऊपर उठ करके हर गरीब, हर किसान, हर नौजवान, हर महिला और समाज के दबे कुचले, सामाजिक और आर्थिक रूप से वंचित लोगों के उत्थान के लिए योजनाएं होती हैं और बिना भेदभाव की योजनाओं का लाभ उन लोगों तक प्राप्त हो, यह हमारी प्राथमिकता का हिस्सा होना चाहिए। और उन्हीं प्राथमिकताओं को ध्यान में रखते हुए आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी की प्रेरणा से उत्तर प्रदेश सरकार ने सदैव अटल जी की स्मृतियों को आगे बढ़ाने के लिए अनेक कदम उठाए हैं। आप इस लोक भवन में आए हैं, ये मुख्यमंत्री कार्यालय भी है। आपने देखा होगा सदैव अटल जी की 25 फुट से ऊंची प्रतिमा को सामने रख करके एक आदर्श के रूप में हमने इसे सामने रखा है। उत्तर प्रदेश के अंदर उत्तर प्रदेश के नौजवानों को मेडिकल की अच्छी शिक्षा प्राप्त हो सके, उन्हीं की कर्म भूमि पर इसी लखनऊ में अटल बिहारी वाजपेयी मेडिकल यूनिवर्सिटी का निर्माण इसी लखनऊ में हो रहा है, जहां पर सभी मेडिकल कॉलेजेस से एफिलिएटेड होंगे
और वहां से मेडिकल की उत्तम शिक्षा देने का कार्य पूरे प्रदेश भर में होगा। यह कार्यक्रम भी प्रदेश के अंदर प्रारंभ हो चुका है। और भाइयों बहनों, यही नहीं, जो दबे कुचले वंचित और निराश्रित बालक और बालिकाएं हैं, उनके लिए भी प्रदेश के पहले चरण में 18 कमिश्नरी में 18 अटल आवासीय विद्यालयों का निर्माण का कार्य हमारा युद्ध स्तर पर चल रहा है। और नए सत्र में इन सभी 18 अटल आवासीय विद्यालयों में अत्याधुनिक शिक्षा के लिए हम लोग रजिस्टर्ड श्रमिकों, कोविड कालखंड के दौरान निराश्रित हुए बच्चों और अन्य निराश्रित बच्चों के लिए पठन पाठन की उत्तम व्यवस्था की वहां हम सारी व्यवस्थाएं करने जा रहे हैं, जिसका आपने एक लोगो फिल्म यहां पर अभी कुछ देर पहले देखा है। सदैव अटल जी का व्यक्तित्व के अनुरूप उन विद्यालयों का निर्माण भी हो और उनकी कार्य पद्धति उसी संवेदनशीलता के साथ आगे बढ़ करके उन बच्चों के सर्वांगीण विकास का मार्ग प्रशस्त कर सके। इन कार्यक्रमों को लेकर के सरकार ने ये कदम आगे बढ़ाए हैं। सरदेव अटल जी की पैतृक भूमि बटेश्वर में उसके सर्वांगीण विकास की दृष्टि से सरकार ने अपने कार्यक्रमों को आगे बढ़ाने का कार्य किया है। लखनऊ विश्वविद्यालय में अटल पीठ का निर्माण का कार्य, जो वहां पर अटल जी के संपूर्ण व्यक्तित्व और कृतित्व पर एक शोध पीठ के रूप में यह कार्य भी यहां पर प्रारंभ हुआ है। और मुझे विश्वास है कि सुशासन के उन लक्ष्यों को प्राप्त करते हुए जीवन में ईमानदारी, पारदर्शिता, निष्पक्षता, इन सभी का समावेश करते हुए शुचिता को सार्वजनिक जीवन में ध्यान में रखते हुए इन कार्यक्रमों को आगे बढ़ाने का कार्य प्रदेश के अंदर शासन, प्रशासन और हमारे हर स्तर के जनप्रतिनिधियों के द्वारा कार्यक्रमों को लेकर के आगे बढ़ा करके सरदेव अटल जी के उस प्रेरणादायी व्यक्तित्व से हम लोग प्रदेश की आम नागरिक के जीवन में परिवर्तन लाने के कार्य में सहभागी बन पाएंगे। इस विश्वास के साथ मैं आज सुशासन दिवस के अवसर पर एक बार फिर से सरदेव अटल जी की पावन जयंती पर देश और समाज के लिए उनके योगदान के लिए उनका स्मरण करते हुए उन्हें विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। इस अवसर पर पंडित मदन मोहन मालवीय जी का समाज जीवन में, राष्ट्रीय जीवन में, शिक्षा के क्षेत्र में बनारस हिंदू विश्वविद्यालय जैसे प्रतिष्ठित संस्थान लेकर के देश के अंदर सांस्कृतिक चेतना को जागृत करने के लिए उनके द्वारा किए गए योगदान के लिए स्मरण करते हुए, उन्हें नमन करते हुए विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। धन्यवाद। जय हिंद। धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री महोदय। और अब हम सब मिलकर देखेंगे माननीय प्रधानमंत्री का मन की बात, यही इसी सभागार में। इसी सभागार कृपया मन की बात डीडी नेशनल को लिंक करें तत्काल। नई ऊंचाई पर लेकर जाना है। इस आयोजन को एक जन आंदोलन बनाना है। मेरे प्यारे देशवासियों, आज दुनिया भर में धूमधाम से क्रिसमस का त्योहार भी मनाया जा रहा है। ये जीसस क्राइस्ट के जीवन, उनकी शिक्षाओं को याद करने का दिन है। मैं आप सभी को क्रिसमस की ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूं। साथियों, आज हम सभी के श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी का जन्मदिन भी है। वे एक महान राजनेता थे जिन्होंने देश को असाधारण नेतृत्व दिया। हर भारतवासी के हृदय में उनके लिए एक खास स्थान है। मुझे कोलकाता से आस्था जी का एक पत्र मिला है। इस पत्र में उन्होंने हाल की अपनी दिल्ली यात्रा का जिक्र किया है। वे लिखती हैं कि इस दौरान उन्होंने पीएम म्यूजियम देखने के लिए समय निकाला। इस म्यूजियम में उन्हें अटल जी की गैलरी खूब पसंद आई। अटल जी के साथ वहां खींची गई तस्वीर तो
उनके लिए यादगार बन गई है। अटल जी की गैलरी में हम देश के लिए उनके बहुमूल्य योगदान की झलक देख सकते हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर हो, शिक्षा या फिर विदेश नीति, उन्होंने भारत को हर क्षेत्र में नई ऊंचाइयों पर ले जाने का काम किया। मैं एक बार फिर अटल जी को हृदय से नमन करता हूं। साथियों, कल 26 दिसंबर को वीर बाल दिवस है और मुझे इस अवसर पर दिल्ली में साहिबजादा जोरावर सिंह जी और साहिबजादा फतेह सिंह जी की शहादत को समर्पित एक कार्यक्रम में शामिल होने का सौभाग्य मिलेगा। देश साहिबजादे और माता गुजरी के बलिदान को हमेशा याद रखेगा। मेरे प्यारे देशवासियों, हमारे यहाँ कहा जाता है, सत्यम किम प्रमाणम, प्रत्यक्षम किम प्रमाणम, यानी सत्य को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती, जो प्रत्यक्ष है उसे भी प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती। लेकिन बात जब आधुनिक मेडिकल साइंस की हो तो उसमें सबसे महत्वपूर्ण होता है प्रमाण, एविडेंस। सदियों से भारतीय जीवन का हिस्सा रहे योग और आयुर्वेद जैसे हमारे शास्त्रों के सामने एविडेंस बेस्ड रिसर्च की कमी हमेशा हमेशा एक चुनौती रही। परिणाम दिखते हैं लेकिन प्रमाण नहीं होते हैं। लेकिन मुझे खुशी है कि एविडेंस बेस्ड मेडिसिन के युग में अब योग और आयुर्वेद आधुनिक युग की जांच और कसौटियों पर भी खरे उतर रहे हैं। आप सभी ने मुंबई के टाटा मेमोरियल सेंटर के बारे में जरूर सुना होगा। इस संस्थान ने रिसर्च, इनोवेशन और कैंसर केयर में बहुत नाम कमाया है। इस सेंटर द्वारा की गई एक इंटेंसिव रिसर्च में सामने आया है कि ब्रेस्ट कैंसर के मरीजों के लिए योग बहुत ज्यादा असरकारी है। टाटा मेमोरियल सेंटर ने अपनी रिसर्च के नतीजों को अमेरिका में हुई बहुत ही प्रतिष्ठित ब्रेस्ट कैंसर कॉन्फ्रेंस में प्रस्तुत किया है। इन नतीजों ने दुनिया के बड़े बड़े एक्सपर्ट्स का ध्यान अपनी तरफ खींचा है, क्योंकि टाटा मेमोरियल सेंटर ने एविडेंस के साथ बताया है कि कैसे मरीजों को योग से लाभ हुआ है। इस सेंटर की रिसर्च के मुताबिक योग के नियमित अभ्यास से ब्रेस्ट कैंसर के मरीजों की बीमारी के फिर से उभरने और मृत्यु के खतरे में 15% तक की कमी आई है। भारतीय पारंपरिक चिकित्सा में यह पहला उदाहरण है जिसे पश्चिमी तौर तरीकों वाले कड़े मानकों पर परखा गया है। साथ ही यह पहली स्टडी है जिसमें ब्रेस्ट कैंसर से प्रभावित महिलाओं में योग से क्वालिटी ऑफ लाइफ के बेहतर होने का पता चला है। इसके लॉन्ग टर्म बेनिफिट्स भी सामने आए हैं। टाटा मेमोरियल सेंटर ने अपनी स्टडी के नतीजों को पेरिस में हुए यूरोपियन सोसाइटी ऑफ मेडिकल ऑन्कोलॉजी में उस सम्मेलन में प्रस्तुत किया है। साथियों, आज के युग में भारतीय चिकित्सा पद्धतियां जितनी ज्यादा एविडेंस बेस्ड होगी उतनी ही पूरे विश्व में उनकी स्वीकृति। इसी सोच के साथ दिल्ली के एम्स में भी एक प्रयास किया जा रहा है। यहां हमारी पारंपरिक चिकित्सा पद्धतियों को वैलिडेट करने के लिए 6 साल पहले सेंटर फॉर इंटीग्रेटिव मेडिसिन एंड रिसर्च की स्थापना की गई। इसमें लेटेस्ट मॉडर्न टेक्निक्स और रिसर्च मेथड्स का उपयोग किया जाता है। यह सेंटर पहले ही प्रतिष्ठित अंतर्राष्ट्रीय जर्नल्स में 20 पेपर प्रकाशित कर चुका है।
अमेरिकन कॉलेज ऑफ कार्डियोलॉजी के जर्नल में प्रकाशित एक पेपर में सिंकपी से पीड़ित मरीजों को योग से होने वाले लाभ के बारे में बताया गया है। इसी प्रकार न्यूरोलॉजी जर्नल के पेपर में माइग्रेन में योग के फायदों के बारे में बताया गया है। इनके अलावा कई और बीमारियों में भी योग के बेनिफिट्स को लेकर स्टडी की जा रही है, जैसे हार्ट डिसीज, डिप्रेशन, स्लीप डिसऑर्डर्स और प्रेगनेंसी के दौरान महिलाओं को होने वाली समस्याएं। साथियों, कुछ दिन पहले ही मैं वर्ल्ड आयुर्वेद कांग्रेस के लिए गोवा में था। इसमें 40 से ज्यादा देशों के डेलीगेट शामिल हुए और यहाँ 550 से अधिक साइंटिफिक पेपर्स प्रेजेंट किए गए। भारत सहित दुनिया भर की करीब 215 कंपनियों ने यहाँ एग्जीबिशन में अपने प्रोडक्ट्स को डिस्प्ले किया। 4 दिनों तक चले इस एक्सपो में 1 लाख से भी अधिक लोगों ने आयुर्वेद से जुड़े अपने एक्सपीरियंस को एंजॉय किया। आयुर्वेद कांग्रेस में भी मैंने दुनिया भर से जुटे आयुर्वेद एक्सपर्ट्स के सामने एविडेंस बेस्ड रिसर्च का आग्रह दोहराया। जिस तरह कोरोना वैश्विक महामारी के इस समय में योग और आयुर्वेद की शक्ति को हम सभी देख रहे हैं, उसमें इनसे जुड़ी एविडेंस बेस्ड रिसर्च बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होगी। मेरा आपसे भी आग्रह है कि योग, आयुर्वेद और हमारी पारंपरिक चिकित्सा पद्धतियों से जुड़े हुए ऐसे प्रयासों के बारे में अगर आपके पास कोई जानकारी हो तो उन्हें सोशल मीडिया पर जरूर शेयर करें। मेरे प्यारे देशवासियों, बीते कुछ वर्षों में हमने स्वास्थ्य क्षेत्र से जुड़ी कई बड़ी चुनौतियों पर विजय पाई है। इसका पूरा श्रेय हमारे मेडिकल एक्सपर्ट्स, साइंटिस्ट और देशवासियों की इच्छा शक्ति को जाता है। हमने भारत से स्मॉल पॉक्स, पोलियो और गिनी वॉर्म जैसी बीमारियों को समाप्त करके दिखाया है। आज मन की बात के श्रोताओं को मैं एक और चुनौती के बारे में बताना चाहता हूं, जो अब समाप्त होने की कगार पर है। ये चुनौती है, ये बीमारी है कालाजार। इस बीमारी का परजीवी सैंड फ्लाई यानी बालू मक्खी के काटने से फैलता है। जब किसी को कालाजार होता है तो उसे महीनों तक बुखार रहता है, खून की कमी हो जाती है, शरीर कमजोर पड़ जाता है और वजन भी घट जाता है। यह बीमारी बच्चों से लेकर बड़ों तक किसी को भी हो सकती है, लेकिन सबका प्रयास से कालाजार नाम की बीमारी अब तेजी से समाप्त होती जा रही है। कुछ समय पहले तक कालाजार का प्रकोप 4 राज्यों के 50 से अधिक जिलों में फैला हुआ था, लेकिन अब ये बीमारी बिहार और झारखंड के 4 जिलों तक ही सिमट कर रह गई है। मुझे विश्वास है बिहार, झारखंड के लोगों का सामर्थ्य, उनकी जागरूकता इन 4 जिलों से भी कालाजार को समाप्त करने में सरकार के प्रयासों को मदद करेगी। कालाजार प्रभावित क्षेत्रों के लोगों से भी मेरा आग्रह है कि वो 2 बातों का जरूर ध्यान रखें। एक है सैंड फ्लाई या बालू मक्खी पर नियंत्रण, और दूसरा जल्द से जल्द इस रोग की पहचान और पूरा इलाज। कालाजार का इलाज आसान है, इसके लिए काम आने वाली दवाएं भी बहुत कारगर होती हैं। बस आपको सतर्क रहना है। बुखार हो तो लापरवाही ना बरतें और बालू मक्खी को खत्म करने वाली दवाइयों का छिड़काव भी करते रहें। जरा सोचिए,
हमारा देश जब कालाजार से भी मुक्त हो जाएगा तो ये हम सभी के लिए कितनी खुशी की बात होगी। सबका प्रयास की इसी भावना से हम भारत को 2025 तक टीबी मुक्त करने के लिए भी काम कर रहे हैं। आपने देखा होगा बीते दिनों जब टीबी मुक्त भारत अभियान शुरू हुआ तो हजारों लोग टीबी मरीजों की मदद के लिए आगे आए। ये लोग निक्षय मित्र बनकर टीबी के मरीजों की देखभाल कर रहे हैं, उनकी आर्थिक मदद कर रहे हैं। जन सेवा और जन भागीदारी की यही शक्ति हर मुश्किल लक्ष्य को प्राप्त करके ही दिखाती है। मेरे प्यारे देशवासियों, हमारी परंपरा और संस्कृति का मां गंगा से अटूट नाता है। गंगा जल हमारी जीवन धारा का अभिन्न हिस्सा रहा है और हमारे शास्त्रों में भी कहा गया है, नमामि गंगे तव पाद पंकजं सुर असुरई वंदित दिव्य रूपम भुक्तिम च मुक्तिम च ददासि नित्यम भाव अनुसारे सदा नराणाम। अर्थात हे मां गंगा, आप अपने भक्तों को उनके भाव के अनुरूप सांसारिक सुख, आनंद और मोक्ष प्रदान करती है। सभी आपके पवित्र चरणों का वंदन करते हैं। मैं भी आपके पवित्र चरणों में अपना अर्पित करता हूं। ऐसे में सदियों से कल कल बहती मां गंगा को स्वच्छ रखना हम सबकी बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। इसी उद्देश्य के साथ 8 साल पहले हमने नमामि गंगे अभियान की शुरुआत की थी। हम सभी के लिए गौरव की बात है कि भारत की इस पहल को आज दुनिया भर की सराहना मिल रही है। यूनाइटेड नेशंस ने नमामि गंगे मिशन को इकोसिस्टम को रिस्टोर करने वाली दुनिया के टॉप 10 इनिशिएटिव में शामिल किया है। ये और भी खुशी की बात है कि पूरे विश्व के 160 ऐसे इनिशिएटिव्स में नमामि गंगे को यह सम्मान मिला है। साथियों, नमामि गंगे अभियान की सबसे बड़ी ऊर्जा लोगों की निरंतर सहभागिता है। नमामि गंगे अभियान में गंगा प्रहरियों और गंगा दूतों की भी बड़ी भूमिका है। वे पेड़ लगाने, घाटों की सफाई, गंगा आरती, नुक्कड़ नाटक, पेंटिंग और कविताओं के जरिए जागरूकता फैलाने में जुटे हैं। इस अभियान से बायोडायवर्सिटी में भी काफी सुधार देखा जा रहा है। हिल्सा मछली, गंगा डॉल्फिन और कछुओं की विभिन्न प्रजातियों की संख्या में काफी वृद्धि हुई है। गंगा का इकोसिस्टम क्लीन होने से आजीविका के अन्य अवसर भी बढ़ रहे हैं। यहाँ मैं जलज आजीविका मॉडल की चर्चा करना चाहूंगा, जो कि बायोडायवर्सिटी को ध्यान में रखकर तैयार किया गया है। इस टूरिज्म बेस्ड बोट सफारी को 26 लोकेशंस पर लॉन्च किया गया है। जाहिर है नमामि गंगे मिशन का विस्तार, उसका दायरा नदी की सफाई से कहीं ज्यादा बढ़ा है। ये जहां हमारी इच्छा शक्ति और अथक प्रयासों का एक प्रत्यक्ष प्रमाण है, वहीं ये पर्यावरण संरक्षण की दिशा में विश्व को भी एक नया रास्ता दिखाने वाला है। मेरे प्यारे देशवासियों, जब हमारी संकल्प शक्ति मजबूत हो तो बड़ी से बड़ी चुनौती भी आसान हो जाती है। इसकी मिसाल पेश की है सिक्किम के थेगू गांव के संगे शेरपा जी ने। ये पिछले 14 साल से 12,000 फीट से भी ज्यादा की ऊंचाई पर पर्यावरण संरक्षण के काम में जुटे हुए हैं। संगे जी ने सांस्कृतिक और पौराणिक महत्व का सोंगो लेक
उसे स्वच्छ रखने का उन्होंने इस ग्लेशियर लेक का रंग रूप ही बदल डाला है। साल 2008 में संगे शेरपा जी ने जब स्वच्छता का यह अभियान शुरू किया था, तब उन्हें कई मुश्किलों का सामना करना पड़ा, लेकिन देखते ही देखते उनके इस नेक कार्यों में युवाओं और ग्रामीणों के साथ ही पंचायत का भी भरपूर सहयोग मिलने लगा। आज आप अगर सोमगो लेक को देखने जाएंगे तो वहां चारों ओर आपको बड़े बड़े गार्बेज बिन्स मिलेंगे। अब यहाँ जमा हुए कूड़े कचरे को रिसाइकिल, आने वाले पर्यटकों को, ताकि कूड़ा कचरा इधर उधर न फैले। अब बेहद साफ सुथरी हो चुकी इस झील को देखने हर साल करीब 5 लाख पर्यटक यहाँ पहुंचते हैं। सोमगो लेक के संरक्षण के इस अनूठे प्रयास के लिए संगे शेरपा जी को कई संस्थाओं ने सम्मानित भी किया। ऐसी ही कोशिशों के बदौलत आज सिक्किम की गिनती भारत के सबसे स्वच्छ राज्यों में। मैं संगे शेरपा जी और